सन 1885 की बात है। मध्य भारत के घने जंगलों में एक नरभक्षी बाघ का खौफ था, जिसे ग्रामीण काला प्रेत कहते थे। आलस्टेयर और थॉर्न, दो अनुभवी ब्रिटिश शिकारी, अपनी भारी राइफलें और नक्शे लेकर जंगल की उस गहराई में उतरे जहां सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंचती थी। उनके चेहरों पर दृढ़ता थी, लेकिन जंगल की अनजानी खामोशियां उन्हें बेचैन कर रही थीं। अब शिकार के लिए एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ का चयन किया गया। थॉर्न ने मजबूत रस्सियां तैयार की और मचान बनाने का काम शुरू किया, जबकि पार्सिवल ने नीचे से लकड़ी के भारी तख्ते ऊपर की ओर बढ़ाए। दोपहर की उमस में भी उस पेड़ के पास एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई उन्हें अदृश्य आंखों से देख रहा हो। जैसे ही रात ढली, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। आलस्टेयर और पार्सिवल मचान पर अपनी अपनी जगह लेकर बैठ गए। उनके सामने रखी लालटेन की रोशनी बहुत कम थी। अचानक मचान के नीचे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज़ आई, एक तरह की चरमराहट, और फिर सब कुछ खामोश हो गया। पार्सिवल ने अपनी राइफल थाम ली, लेकिन नीचे अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आधी रात को पूर्णिमा का चांद आसमान के बीचों बीच पहुंच गया, जिससे पूरा जंगल नीली रोशनी में नहा गया। थॉर्न ने आलस्टेयर के कंधे पर हाथ रखा और इशारा किया। हवा में बाघ की दहाड़ नहीं थी, बल्कि पुरानी जंजीरों के खिंचने और किसी के सिसकने की धीमी डरावनी आवाज़ें गूंजने लगीं, जो मचान के ठीक नीचे से आ रही थीं। पार्सिवल और थॉर्न ने जब हिम्मत जुटाकर नीचे झांका तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के चारों ओर एक धुंधली सफ़ेद और पारभासी आकृति मंडरा रही थी। वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक पुराने सिपाही का साया था, जिसके शरीर पर फटी हुई वर्दी थी और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। वो साया बिना पैरों के ज़मीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। तभी अचानक एक बाघ झाड़ियों से बाहर निकला, जिसका वो सच में इंतज़ार कर रहे थे। आलस्टेयर ने कांपते हाथों से अपनी राइफल का निशाना साधा, लेकिन उसने देखा कि वो विशाल बाघ हमला करने के बजाय बिल्ली की तरह दुबक गया था और बुरी तरह कांप रहा था। ये बाघ शिकारी नहीं था, वह खुद उस नीली रोशनी और उन सायों से शायद बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। वो बाघ बिना कोई आवाज़ किए अचानक पीछे मुड़ा और झाड़ियों में गायब हो गया। थॉर्न और पार्सिवल ने महसूस किया कि अब जंगल में कोई भी प्राकृतिक आवाज़ नहीं बची थी, ना झिंगरों की, ना किसी और जानवर की, और पत्तों की सरसराहट भी नहीं। हवा अब बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई थी और उनके मुंह से भाप निकल रही थी। उन्हें लगा जैसे जंगल उनकी सांसें सोख रहा है। अचानक पेड़ के मुख्य तने पर किसी चीज़ के खुरचने की आवाज़ आई। आलस्टेयर और थॉर्न ने जब टॉर्च नीचे घुमाई तो उन्होंने देखा कि दर्जनों सफ़ेद पारभासी हाथ पेड़ के तने को पकड़कर मचान की ओर ऊपर बढ़ रहे हैं। वे हाथ मानो मिट्टी से निकल रहे थे और उनके नाखून लंबे और नोकीले थे। मचान अचानक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे नीचे से उखाड़ रहा हो। पार्सिवल और थॉर्न ने मचान के लकड़ी के तख्तों को कसकर पकड़ लिया। मचान को कोई हिला नहीं रहा था, बल्कि वो खुद ब खुद हवा में किसी अदृश्य ताकत से झूल रहा था। रस्सियां चटकने लगी थीं और मचान एक तरफ झुकने लगा था। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, आलस्टेयर जोर से चिल्लाया। वह फुर्ती से रस्सी के सहारे नीचे उतरे और जंगल के उस नीले कोहरे में इधर उधर भागने लगे। पार्सिवल और आलस्टेयर के पीछे हजारों फुसफुसाहटें आ रही थीं, जो उन्हें रुकने के लिए कह रही थीं। उनकी आंखों के सामने से पेड़ अपनी जगह बदलते हुए महसूस हो रहे थे। सब कुछ बहुत भयानक और अजीब लग रहा था। रास्ता पूरी तरह से गायब हो चुका था। तभी थॉर्न ने अपनी जेब से एक पुरानी पीतल की लालटेन निकाली और उसे जलाया। उस लालटेन की पीली रोशनी जहाँ भी पड़ती, वहाँ से वे काले साए पीछे हटने लगते। आलस्टेयर ने अपनी कुल्हाड़ी से घनी झाड़ियों को काटना शुरू किया, जबकि पीछे से ठंडी हवा के झोंके उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। ये माहौल बहुत ही तिलिस्मी और अजीब था। उन लोगों को लग रहा था वो न जाने कहाँ फंस गए हैं। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था जिससे वो उस जंगल से बाहर निकल सकें। फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई दी, वे जंगल के बाहरी किनारे पर बनी चौकी तक जैसे तैसे पहुंच गए। पार्सिवल और थॉर्न ने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो गहरा कोहरा और वह साए अब जंगल के अंदर ही सिमट गए थे। उन्होंने उस दिन के बाद कभी किसी बाघ का शिकार नहीं किया। उन्हें अब समझ आ गया था कि जंगल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। पहाड़ों के बीच से गुजरती ट्रेन की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी।
प्रकाश अपनी पुरानी घड़ी देख रहे थे। उनके बेटे अक्षय ने खिड़की के बाहर देखा, जहां धुंध के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो अपने गांव जा रहे थे, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। अचानक ट्रेन की लाइटें टिमटिमाई और बुझ गईं। ईरा ने कसकर अपनी शॉल ओढ़ ली। इतनी खामोशी क्यों है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अक्षय ने ऊपर देखा, जहां गलियारे का बल्ब रह रहकर चल रहा था, जिससे डिब्बे में डरावनी परछाइयां बन रही थीं। तभी ट्रेन मास्टर शिशिर डिब्बे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी, रेलवे की विशेष नियम पुस्तिका। उन्होंने प्रकाश की टिकट देखी तो उनका चेहरा अचानक डर से सहम गया। अगला स्टेशन काला पत्थर है, शिशिर ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन नियम ये कहता है कि सूरज ढलने के बाद काला पत्थर पर कोई पैर नहीं रखेगा। हमें वहां रुकना ही होगा, प्रकाश चिल्लाए। लेकिन शिशिर ने कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने ट्रेन का भारी लोहे का दरवाज़ा खोला। ट्रेन वहां नहीं रुकेगी सर, आप यहीं उतर जाइए। आप लोगों को अब यहीं उतरना होगा। एक स्टेशन पहले। अगर आप अपनी जान की परवाह करते हैं तो चुपचाप उतर जाइए। जैसे ही परिवार प्लेटफॉर्म पर उतरा, ट्रेन बिना किसी आवाज़ के तेजी से आगे बढ़ गई। प्रकाश और ईरा एक सुनसान पथरीले प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। दूर जाती ट्रेन की लाल बत्तियां धीरे धीरे कोहरे में विलीन हो गईं और उन्हें छोड़कर चली गई वो ट्रेन आधी रात के उस वीरान जंगल के मुहाने पर। हमें इस जंगल को पार करना होगा, प्रकाश ने कहा। पूर्णिमा का चांद पेड़ों के बीच से चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। अक्षय और प्रकाश ने जंगल की ऊंची घास में पहला कदम रखा। नियम पुस्तिका की एक बात अक्षय को याद आ रही थी, चांद का पीछा करना, पर उसकी बनाई परछाइयों का नहीं। जंगल में पत्तों के हिलने की कोई आवाज़ नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। ईरा ने अक्षय का हाथ जोर से पकड़ लिया। पीछे मत देखना, ईरा ने धीमी आवाज़ में कहा। उसे महसूस हो रहा था कि पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं, बहुत ही अजीब तरीके से। अचानक अक्षय रुक गया। उसने झाड़ियों की ओर इशारा किया। वहां दो पीली, बिना पलक झपकाने वाली आंखें उन्हें देख रही थीं। प्रकाश ने अक्षय को अपने पीछे खींच लिया। वह आंखें किसी जानवर की नहीं थीं, वह जमीन से बहुत ऊपर थी, मानो कोई बहुत लंबा साया वहां खड़ा हो। वह घंटों चलते रहे, लेकिन फिर से उसी जगह पर पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी। पता नहीं क्या हो रहा था। सामने वही काई लगा हुआ पत्थर का खंभा था। ईरा और प्रकाश घबरा गए। तुम्हें पता है, हम गोल गोल घूम रहे हैं, ईरा ने कांपते हुए कहा। उस पत्थर पर वही निशान था जो शिशिर की किताब पर था, याद है? तभी अक्षय ने चीख मारी। एक पेड़ के पीछे वही ट्रेन मास्टर शिशिर खड़ा था, लेकिन उसकी वर्दी फटी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुमने ये नियम नहीं पढ़ा? वो फुसफुसाया। जंगल से बाहर जाने का रास्ता केवल वो देता है जो कभी वापस ही ना आया हो। तभी प्रकाश चिल्लाया, भागो! उन्होंने ईरा का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े दौड़ने लगे। चांद की रोशनी अब और भी तेज हो गई थी और उनके पीछे की परछाइयाँ लंबी होकर उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। पेड़ों की टहनियाँ बिना हवा के ही हिल रही थीं। अंत में उन्हें गांव का भारी लकड़ी का दरवाज़ा दिखाई दे ही गया। तभी अक्षय और ईरा ने उसे पूरी ताकत से पीटना शुरू किया। खोलो खोलो, कोई है! लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि जो साया उनके पीछे था वो अब ठीक उनके सामने खड़ा था। अब प्रकाश, अक्षय और ईरा ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अचानक एक बुजुर्ग ने उस दरवाजे को खोल दिया और वो तीनों अंदर घुस गए और बुजुर्ग ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। वो काले साए अब जा चुके थे, पर बुजुर्ग ने उन्हें कहा कि तुम्हें रात में ही सफ़र नहीं करना चाहिए था। पर अब एक अच्छी बात थी कि उन तीनों की जान बच चुकी थी और वो गांव पहुंच गए थे। डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी काला पत्थर की चेतावनी और नीली चांदनी का अभिशाप। ये स्टोरीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। फ्रेंड्स, उस हाइप बटन को प्रेस करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
है।